हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेकिन एक सिंपल टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपको पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको लाइटली लेते हुए अगर फॉर्म भरोगे तो आपको बाद में थोड़ा सा रिग्रेट करना पड़ सकता है। देखो, ये वो चीज़ है जो आप बिल्कुल भी कभी बदल नहीं पाओगे। इसीलिए जब आप प्रेफरेंस दोगे अपने फॉर्म में तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके सोच समझ के देना। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके माइंडसेट में भी बदलती है, तो वो सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही आप प्रेफरेंस फॉर्म को देना। क्या क्या सावधानी है वो वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। प्रेफरेंस क्या होती है सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, चाहे वो कोई भी आरआरबी की कोई भी वैकेंसी हो, उसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा ही। जैसे अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी एक आरआरबी, जैसे आरआरबी मुंबई को लेकर के चले हम, तो अगर मान लीजिए किसी एक पोस्ट के लिए ही वैकेंसी आई, तब भी आपको प्रेफरेंस कैसे देना पड़ेगा कि मान लीजिए वो ए पोस्ट है तो आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस कि ए डब्ल्यूआर में आपको पहले चाहिए या सीआर में चाहिए या एफसीआर में चाहिए। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी में तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोस्ट है, यानी पोस्ट के नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम से कम आप समझ के चलो 8-9 प्रकार की पोस्ट रहती। तो वो 8-9 प्रकार की पोस्ट में प्रेफरेंस तो आपको देना ही है। साथ ही आपको ये टाइप की जोन क्या चाहिए वो भी प्रेफरेंस देना पड़ सकता है। हर आरआरबी में नहीं, लेकिन जिस आरआरबी में एक से ज़्यादा जोन के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है वहां पर ये भी प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। पूरी एग्जाम प्रोसेस में आप चाहे कुछ भी कर लो, इसको बदलने का मौका आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला है। इस बार जो एएलपी वालों को मौका मिला है वो दूसरे कारणों से मिला है, जैसे वैकेंसी बढ़ गई इस वजह से वो ऑप्शन मिला, लेकिन ये एग्जाम प्रोसेस का पार्ट नहीं होता कि आपको अपना जोन या अपनी जो प्रेफरेंस आपने दी है उसको बदलने का मौका मिले। तो आज का वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लेना। कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो मैं आपको यहां बता दूंगा, बाकी पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो एकदम छोटे से छोटा रख सकूं, क्रिस्प रख सकूं। इतने सारे आरआरबी के वीडियोस मैंने आपके लिए बना दिए और मैं आपसे कहूंगा कुछ भी कमेंट करके मुझसे सवाल पूछने के पहले आप प्लीज एक बार ये प्लेलिस्ट को देख लेना। इतने सारे अलग अलग टॉपिक पर आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिलेटेड ऐसी चीजें जो आप बाद में कभी बदल नहीं पाओगे, अगर अभी चूक गए तो गलती में कंसिडर होगी, वो सारी चीजें मैं आपसे अवॉइड करवाना चाहता हूं और उसी प्रकार का कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूं। साथ में ये प्लेलिस्ट है जो आपको जरूर देखना अगर एग्जाम प्रिपरेशन में कोई गाइडेंस आप मुझसे चाहते हो तो। टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल है @आदर्शा गाइड, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पर मैं आपको जो भी अपडेट जरूरी होंगे वो मैं देता रहूँ। देखो, जैसे मैं ये बात कर रहा था, जैसे ये आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी देखो, तो अगर कोई भोपाल जोन से फॉर्म भरेगा तो देखो उसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना, कि वो चाहे डब्ल्यूसीआर पहले चाह रहा है कि डब्ल्यूआर चाह रहा है। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार जब आरआरबी एनटीपीसी का भी होगा तो भी, तो ये मैं आपको 2019 का जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करे थे उसका ये स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखो इतनी सारी पोस्ट है। अब देखो, ये जो पोस्ट को आप देखो तो ये सेम पोस्ट थी जो पिछली बार आई थी, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो देखो ये सीआर एफसीआर डब्ल्यूआर, तो यहाँ प्रेफरेंस देना पड़ा दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, और पहले नंबर पे ये पोस्ट थी। उसके बाद देखो हर पोस्ट को अलग अलग तरीके से दिया गया है। उसके बाद ये 5, 6, 7, 9, 8 ये सब चीज़, इस प्रकार का प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। उसके पहले जो सावधानी वाली बात है वो मैं आपको एक बार बता दूं, तो आप ऑल इंडिया किसी भी एक आरआरबी से फॉर्म भर सकते हो और एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। उसको लेकर के जो सावधानी है ये आपको हर नोटिफिकेशन में लिखी रहती है। अगर जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनको पता होगा कि आपको एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस नहीं पूछी गई, यानी एग्जाम सेंटर क्या चाहिए ये आपको पूछा नहीं गया, जैसा कि एसएससी या दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वो क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि आपके परमानेंट एड्रेस के पास में आपको रेलवे जो है एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब आगे बढ़े तो देखो, जब आप प्रेफरेंस देते हो अगर मान लीजिए एक ही पोस्ट के लिए, तो उसकी जो कट ऑफ आती है वो भी, जैसे ये लेवल 3 की 2019 की मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं तो ये देखो, ये वाली कट ऑफ जो है ये सेंट्रल रेलवे के लिए, ये साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए और ये वेस्टर्न रेलवे के लिए। अब मेरे भाई लोग एक्स्ट्रा डाउट दिमाग में मत लाओ, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि ये सेंट्रल रेलवे, एफसीआर, डब्ल्यूआर ये और आरआरबी में भी होंगे, दूसरे आरआरबी में, लेकिन इन जोन का कुछ स्पेसिफिक डिवीजन होंगे जो आरआरबी मुंबई के तहत रिक्रूट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, वो देख लेना। उससे रिलेटेड डाउट इस वीडियो के कमेंट में मत पूछना। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन को थोड़ा रिलेवेंट रखो, आप जिस टॉपिक पे वीडियो है उसी को क्रिस्प रखूं, लेकिन आपके पास डाउट आ सके ऐसी गुंजाइश अगर मुझे लगता है तो मैं उसको अभी खत्म कर देता हूं, है ना। देखो, हर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं होती, हर पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत नहीं होती, और जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है मैं एक बार बता दूं। तो देखो, जो सीबीटी 1 होता है वो कॉमन होता है सारे लेवल के लिए, लेकिन सीबीटी 1 से हर लेवल के लिए अलग कट ऑफ आएगी और हर लेवल का अलग पेपर होता है। एक एक दिन के बाद होते जाता है, यानी आज एक पेपर हुआ तो कल दूसरा हो जाता है, और एक ही इंसान हर लेवल में क्वालिफाई करके हर लेवल का पेपर दे सकता है।
इस बात में कोई डाउट मत रखो कि एक आदमी एक ही पेपर देगा। वो अगर हर लेवल क्वालिफाई करेगा, जो लेवल की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा वो उस लेवल का पेपर दे सकता है। कि जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये होता है सिर्फ स्टेफन मास्टर की पोस्ट के लिए। तो जब आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाते हो तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी आई का, मेनली आंखों का एक सर्टिफिकेट बना के ले जाना पड़ता है, तभी आपको वो पेपर देने दिया जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट जो रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो रहता है, जब फीएन आता है तो उसमें नीचे पे वो फॉर्मेट दिया रहता है। और एक बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ आपको जैसे दिख रहा है ना कि हर इस पे मैंने आपको बताया कि CBT2 अलग अलग होगा, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट है ये कभी अलग अलग नहीं होगा, इसको भी याद रखो। ये CBT2 होने के बाद जो कॉमन टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जितनी भी पोस्ट पे लग रहा है, लेकिन इसका एक ही स्किल टेस्ट होगा, एक ही टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और वही आपको बाद में उसी पे रिजल्ट बनता है। दूसरी बात, जैसे ये एप्टीट्यूड टेस्ट आप अगर 2 जगह देख रहे हो यहाँ पर, तो ये टेस्ट भी एक ही बार होएगा। चलो, तो अब ये जो मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया, ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है, हम प्रेफरेंस जो देते हैं उसका क्या मतलब है कि हम क्या पोस्ट चाहते हैं ये हम बता देते हैं, फॉर्म भरते समय ही बता देते हैं। जैसे कि दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, जब आप मेरिट में आ जाते हो उसके बाद आपको लास्ट स्टेज पे बताना पड़ता है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में जो है या आरआरबी की और दूसरे एग्जाम्स में ये आपको प्रेफरेंस पहले ही डालनी पड़ती है। मान लीजिए आपने ऐसा किया कि प्रेफरेंस लिस्ट में कोई पोस्ट को मेंशन ही नहीं किया, मान लीजिए 6 प्रकार की टोटल पोस्ट आई और आपने 4 प्रकार की पोस्ट को ही मेंशन किया, तो बाकी जो 2 पोस्ट रहेगी जिसको आपने मेंशन नहीं किया, आप उस पर कंसिडर नहीं करे जाओगे, इस पर कोई डाउट मत रखना। टॉप टू बॉटम जो है वो सिलेक्शन होता है, यानी मेरिट पे जो हाई रहेगा उसको पहले पोस्ट देने की कोशिश की जाएगी। मैं यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेरिट में ऊपर आओगे तो सबसे पहले आपको पोस्ट दी जाएगी, जहाँ पे आप फिट हो जाओ वो पोस्ट आपको दी जाएगी, उसके बाद सेकंड रैंक वाले पे आ जाएगा, उसके बाद थर्ड रैंक, और इस प्रकार से टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर चलेगी। और एक बात, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो टाइपिंग को बिल्कुल दिमाग में रख के अप्लाई करना ही मत कि आपको टाइपिंग आज आती है या नहीं आती। टाइपिंग आप बाय द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन सीख सकते हो, आपको इतना टाइम मिलेगा। तो आप टाइपिंग नहीं आती इस बात को ध्यान में रखे प्रेफरेंस मत डालना। मान लीजिए टाइपिंग नहीं आए और फेल हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद की पोस्ट मिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या सोचेंगे कि अगर टाइपिंग नहीं आती तो टाइपिंग वाली पोस्ट को नीचे डाले, भले हम चाहते हैं कि टाइपिंग वाली पोस्ट हमको पहले मिले, तो वैसा करने की जरूरत नहीं। आप जो पोस्ट जैसा चाहते हो वैसा ही डाल दो, बाद में आपको जो मेरिट रहेगी आपकी उसके हिसाब से मिल जाएगा। कैसे मिलता है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपने ऐसा किया कि पहली प्रेफरेंस में दिया लेवल 6 की पोस्ट, दूसरे प्रेफरेंस में दे दिया लेवल 4 की पोस्ट, फिर तीसरे प्रेफरेंस में दे दिया आपने लेवल 2 की पोस्ट, और फिर सबसे लास्ट में जाकर के मान लीजिए आपने एक पोस्ट दी लेवल 6 की। तो कैसे आपको क्या होगा कि पहले इसी के लिए कंसिडर करेंगे, उसके बाद ये 4 लेवल की पोस्ट के लिए कंसिडर करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका मैंने आपको बोला ना कि CBT1 के बाद जो है ये एकदम अलग अलग एग्जाम जैसा आप इसको समझ के चल सकते हो। तो मान लीजिए आपने लेवल 6 के दोनों पोस्ट भरी है, जैसे ये स्टेशन मास्टर और अब ये सुपरवाइजर आने वाली है, ये दोनों पोस्ट आपने अप्लाई किया है। तो आपने भले हो सकता है कि आपने ये सेकंड प्रेफरेंस की जगह हो सकता है इसको 18वें नंबर पर रखा हो, लेट्स से, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच की 17 पोस्ट, बीच में जो 16 पोस्ट है उसके लिए आपको कंसिडर करेंगे। नहीं, अभी लेवल 6 की बात हो रही है, लेवल 6 का रिजल्ट बनाया जा रहा है, तो आपको लेवल 6 की ही पोस्ट दी जाएगी। यानी अगर आप ये पहली प्रेफरेंस में आए तो ठीक है, नहीं आए तो देखा जाएगा कि आप ये 18वीं जो लेवल 6 की पोस्ट आपने 18वीं प्रेफरेंस में डाली है, क्या आप इस पर फिट हो रहे हो। अगर इस पर फिट हो रहे हो तो आपको ये 18वें जो नंबर पर आपने पोस्ट डाली थी ये आपको मिल जाएगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लेवल 6 से फॉर्म भरा और आप लेवल 6 की मेरिट में भी आ गए, हर जगह से आपको ये पोस्ट अलॉट हो रही है, लेकिन प्रेफरेंस में नीचे थी इसीलिए आपको ये पोस्ट बाद में दी जाए, और प्रेफरेंस में कोई लो लेवल की यानी कि 5 लेवल की 4 लेवल की पोस्ट ऊपर थी प्रेफरेंस में, तो ये आपको दे दी जाए। ऐसा नहीं होता। मैं आपको 2019 के अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आगे चीज़ें चेंज हो जाए उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, है ना, लेकिन हम पास्ट अनुभव से सीखते हैं, तो मैं आपको अपना अनुभव बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है, लेवल वाइज होता है, इस बात को अभी से समझ। सबसे पहले रिजल्ट आएगा लेवल 6 का, उसमें अगर आप फिट नहीं हुए तो फिर देखा जाएगा लेवल 5 की मेरिट। लेवल 5 की एकदम अलग कट ऑफ आती है, अलग पेपर होता है, तो एकदम अलग, यानी आप लेवल 6 में भले 1 मार्क्स से चुके हो या 1 रैंक से, उसका आपके लेवल 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेवल 5 का फिर इंडिविजुअल आपकी रैंक देखी जाएगी। बात क्लियर है? मुझे लगता है कि मैं जो समझा रहा हूँ आप समझना चाह रहे होंगे। ये एक केस मैंने यहाँ पर बनाया, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो अभी लेवल 6 के लिए हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। अब लेवल 6 में हम उसको देख रहे हैं, तो उसने मान लीजिए लेवल 6 में प्रेफरेंस में दोनों पोस्ट डाला है, यानी ये भी पोस्ट डाला है, ये भी डाला है। अब वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अभी क्या है, फेल हो गया है, टाइपिंग टेस्ट में भी फेल हो गया और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, तो उसको क्या पोस्ट मिलेगी वो देखते हैं। देखो, फेल हो गया मतलब इस पोस्ट के लिए उसको अब कंसिडर नहीं किया जाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास होता तो यहाँ पर उसको कंसिडर करते, यानी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ऐसा देखते। उसके बाद देखते उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड टेस्ट फेल हो गया तो यहाँ पर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं पे बाहर हो गया। मान लीजिए अगर एप्टीट्यूड टेस्ट वो पास हो भी जाता, ये देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट मान लीजिए वो पास हो गया, अब क्या देखेंगे उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ देखा कि ये A2 लग रहा है और लड़के का मेडिकल स्टैंडर्ड या कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है B2, तो यहाँ पे वो क्या हुआ मेडिकल फेल हो गया। तो इस प्रकार से ये वाली पोस्ट उसकी गई। अब उस लड़के को बाहर नहीं किया जाएगा, देखिए मेरिट में वो आ चुका है तभी उस लड़के को कंसिडर कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मेरिट में वो आ गया है लेवल 6 की, उसको पोस्ट देना है इसीलिए उसका प्रेफरेंस ऑर्डर देख रहे हैं। अब लेवल 6 में देखेंगे दूसरी पोस्ट कौन सी है, तो दूसरी पोस्ट ये थी। अब दूसरी पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ हूँ। इसमें टाइपिंग की कोई जरूरत नहीं, तो वो टाइपिंग पास हुआ फेल हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्टीट्यूड टेस्ट की इस पोस्ट पे कोई जरूरत नहीं है, तो वो पास हुआ फेल हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ B2 है क्या, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड उसका B2 है क्या। तो यहाँ पे उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पे डाला था, पहली प्रेफरेंस के लिए वो फिट नहीं हुआ, अनफिट हो गया, तो उसको सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर चूंकि वो मेडिकल स्टैंडर्ड फिट हो रहा है और बाकी और कोई चीज़ों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको ये पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब ये लेवल 6 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मान लीजिए इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C2 होता है ना, तो अब वो लेवल 6 की मेरिट में तो आ गया, लेकिन वो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के मामले में फेल हो जाता है, यानी उसको लेवल 6 में कोई पोस्ट मिल नहीं पाती। ये क्लियर हुआ। अब मैं लेवल 5 का एग्जांपल लेता हूं। हर लेवल के लिए नहीं समझाऊंगा, मैं आपको जो आइडिया देना चाह रहा हूं आप वो आइडिया समझ जाओ, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई केस सेकंड हमने लिया, लेवल 5 की बात यहाँ पर हो रही है। तो लेवल 5 में एप्टीट्यूड टेस्ट तो कोई भी पोस्ट पे नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो लेवल 5 की जो पोस्ट 3 पोस्ट आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर कहीं भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन टाइपिंग जो है, टाइपिंग यहाँ पर देखो सिर्फ एक पोस्ट है ऐसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की जिसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं, लेकिन ये बाकी दो पोस्ट जिसको हमने खाली रखे हैं यहाँ पर वो टाइपिंग टेस्ट की जरूरत है। तो अभी ये कैंडिडेट क्या है, टाइपिंग फेल है, यानी ये पोस्ट इसको नहीं मिल सकती, ये पोस्ट इसको नहीं मिल सकती। यहाँ से इन पोस्ट के लिए तो इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है। लेवल 6 में कुछ मिला नहीं मान लो। अब देखेंगे कि ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट तो कहीं है नहीं, टाइपिंग भी कहीं है नहीं, तो सिर्फ क्या देखने की जरूरत है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। मेरिट में ऑलरेडी आ चुका है तभी उसके बारे में बात हो रही है। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, यानी कि इसको ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। यानी अगर वो टाइपिंग भी फेल किया और मेडिकल स्टैंडर्ड उसका C2 रहा तो वो कोई भी पोस्ट नहीं ले पाएगा। अब हम उसको क्या करते हैं, टाइपिंग पास करा देते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड उसको अभी C2 देते हैं। अब देखो जब वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे देखेंगे, हम लेवल 5 पे देख रहे हैं, ठीक है, 6 का काम खत्म हो चुका है, 5 पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से फेल हो जा रहा है, तो ये वाली पोस्ट उसके लिए गई। अब उसकी चौथी प्रेफरेंस देखी जाएगी, क्योंकि मेरिट में आ चुका है तो उसको जब तक पोस्ट नहीं मिलती तब तक चेक करेंगे। तो अब देखो ये है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट, JAA की पोस्ट, तो यहाँ पर देखो टाइपिंग की जरूरत है और टाइपिंग वो पास है, यानी कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट थी टाइपिंग वाली ये वो फुलफिल कर रहा है। अब देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है और यहाँ रिक्वायरमेंट भी C2 है, तो उसको ये पोस्ट मिल जाएगी। बस चलो अभी देखो और एक बात मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बात वो कट ऑफ मिल रही है कि नहीं, उसको क्या मिल रही है ये देखने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरिट में जैसे मेरिट में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी अगर ऊपर से कोई आया है, यहाँ पर किसी का नंबर आया है, मतलब वो मेरिट में ऑलरेडी है, तो उसकी प्रीफरेंस के हिसाब से नीचे जाते जाएंगे, जिस प्रीफरेंस पे उसका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट हो जाए, टाइपिंग टेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल हो जाए, उसको मिलते जाएगी। मान लीजिए मेडिकल की वजह से नहीं हो पाया तो उसके नीचे वाली प्रेफरेंस देखेंगे कि उसमें मेडिकल की वजह से हो जाए। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे आ गए हम, अभी लेवल 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, वहां पर इस लड़के का अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उसको नीचे के लेवल्स में देख रहे हैं कि उसमें मेरिट उसकी क्या है। अगर जैसे ही लेवल 6 में कोई लड़के का सिलेक्शन हो गया, कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, तो अब उसने 5 में 4 में 3 में 2 में कितने भी नंबर लाया उसको उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में बोला कि एक ही कैंडिडेट 5 लेवल के पेपर दे सकता है अगर CBT 1 में हर लेवल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है तो जैसे ही उसको हाईएस्ट लेवल पे सिलेक्शन मिल जाएगा उसको नीचे के लेवल के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा यहां पर आपको दिखा है, अगर किसी भी वजह से उसको लेवल 6 की पोस्ट नहीं मिल पाई तो फिर देखेंगे लेवल 5 की मेरिट लिस्ट में वो आ रहा है क्या, अगर आएगा तो फिर चेक करेंगे उसको। अगर लेवल 5 की मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो देखेंगे लेवल 4 की मेरिट लिस्ट में आ रहा है क्या, या 5 में अगर किसी वजह से मेरिट में आया पर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो देखेंगे लेवल 4 की लिस्ट में उसका नाम है क्या, है तो फिर देखेंगे फिट हो रहा है कि नहीं। प्रेफरेंस में मान लीजिए ये वाली पोस्ट 6 नंबर पे है, ये वाली पोस्ट 7 नंबर पे है, तो टाइपिंग वो पास है और मेडिकल स्टैंडर्ड उसका B2 है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में, तो मान लीजिए 5 तक की प्रेफरेंस में वो कहीं फिट नहीं हुआ, तो अब हम देखेंगे उसकी 6वीं प्रेफरेंस क्या थी। 6वीं प्रेफरेंस में हम देखें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट उसने डाला है। टाइपिंग में यहाँ पर टाइपिंग की जरूरत है, तो टाइपिंग तो ये लड़का या कैंडिडेट पास है।
अब देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है और यहाँ मांगा है C2, यानी कि B2 जो है अपर मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये C2 रिक्वायर्ड है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो उसको ये 6वीं वाली जो पोस्ट थी प्रेफरेंस, ये अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए अब इसको अगर आप टाइपिंग फेल मान लो, तो इसकी 6वीं प्रेफरेंस जैसे चेक करते हो तो यहाँ देखते हैं कि यार ये जो है टाइपिंग के मामले में ये यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है, तो टाइपिंग की वजह से इसकी ये वाली प्रेफरेंस इसको मिलना खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं इसकी 7वीं प्रेफरेंस क्या है, तो 7वीं प्रेफरेंस पे टाइपिंग की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये फेल हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यार मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रिक्वायर्ड है और कैंडिडेट का भी B2 है, तो उसको उसकी ये 7वीं प्रेफरेंस दे दी जाती। सारी प्रेफरेंस लेवल सेम लेवल की चेक करने की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, अब ये लेवल 2 है तो ये एकदम अलग ही माना जाता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बताया कि अगर ये सेम लेवल की पोस्ट होती तो कैसे कंसीडर किया जाता। अब मान लीजिए ये अलग अलग पोस्ट थी तो लेवल 3 में उसको देखेंगे, अगर मान लीजिए मेडिकल की वजह से कोई भी वजह से बाहर हुआ तो खत्म काम। अब देखेंगे कि वो CBT 2 में जो लेवल 2 का पेपर हुआ उसकी मेरिट लिस्ट में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद है बात बहुत सिंपल थी, लेकिन मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, पर अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।